हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए सभी कहते हैं कि खूब सारी हरी सब्जियां खाओ, और हम खाते भी हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ख्याल आया है कि क्या जितनी भी सब्जियां हैं सभी बेनिफिशियल हैं, या फिर किसी का नुकसान भी हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम सभी वेजिटेबल्स, खासकर जो विंटर वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे कि उनके क्या क्या गुण हैं, किससे हमें बेनिफिट मिल सकता है और किससे हमें नुकसान हो सकता है। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बथुए के साग की। जो बथुए का साग होता है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये अग्निदीपन करता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव पावर को स्टिमुलेट करता है, पचने में आसानी से पच जाता है। इसके अलावा जिसकी खाने में रुचि नहीं है, खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी ये बढ़ाता है, रुचिकर होता है। ये शुक्र और बल को बढ़ाने वाला होता है। जिनको भी स्प्लीन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें ये बेनिफिशियल है। जिनको भी रक्तपित्त यानी कि कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे कि नाक, कान या मुंह से खून आना, या फिर पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड आना, या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम में वहाँ से ब्लीडिंग होना, इन सब में ये बेनिफिशियल है। जो पेट के कीड़े होते हैं उनमें भी ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है, यानी वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करने वाला है। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें आयरन तो होता ही है, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी, ई, विटामिन के, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम भी होता है। इसके साथ साथ ये फाइबर में रिच होता ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौलाई के साग की। तो बथुए की तरह चौलाई का साग भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये शीतल यानी कि कोल्ड पोटेंसी का होता है। अब कोल्ड पोटेंसी का होने के कारण ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को तो रिड्यूस करता है, लेकिन वात और कफ को इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए जिनकी भी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है उनको सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है, जो चौलाई का साग है वो आपको पकाकर खाना है प्रॉपर तरीके से, घी के अंदर या फिर तेल में भूनकर। आजकल लोग सोचते हैं ना कि वेजिटेबल्स को सिर्फ बॉईल कर लो या फिर कच्चा खा लो, ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन आयुर्वेद का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अच्छे से पकाने पर रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर आप चौलाई के साग को अच्छी तरीके से वॉश करके, कुक करके, इसके अंदर तेल, घी या फिर मसालों का छौंक लगाकर खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर वात को उतना नहीं बढ़ाएगा जितना कि अगर आप इसे कच्चा खाते हैं या फिर सिर्फ बॉईल करके खाते हैं, तो आपकी बॉडी में वात को बढ़ा सकता है। जो चौलाई का साग है कोल्ड पोटेंशियल होने के कारण ये भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में बेनिफिशियल है। जिन महिलाओं को पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड आते हैं या फिर अबॉर्शन के बाद जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसमें भी ये बेनिफिशियल है। इसके साथ अगर यूट्रस रिलेटेड पेन है उसमें भी ये फायदेमंद है। ये स्तन्य जनन है, यानी डिलीवरी के बाद अगर महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो इससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ये शक्तिदायक है, यानी कि बल प्रदान करता है। अब अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो बथुए की तरह इसमें भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के तो होते ही हैं। साथ ही इसके अंदर भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जी हाँ, जो चौलाई का साग है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अब क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, यानी हमारी स्किन और हमारे बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पालक के साग की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है ना। गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, पालक का इस्तेमाल हम करते ही हैं। तो जो पालक है ना वो भी कोल्ड पोटेंसी का होता है, इसी कारण ये भी हमारी बॉडी में पित्त दोष को रिड्यूस करता है, लेकिन कफ और वात को इंक्रीज कर सकता है। तो इसे भी हमें कच्चा या फिर बॉईल करके नहीं खाना है, प्रॉपर तरीके से कुक करके इसके अंदर भी छौंक लगाकर तभी खाना है। जो श्वास की बीमारियां, फेफड़े रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उनके अंदर पालक बेनिफिशियल होता है। अब क्योंकि ये भी ठंडी तासीर का है तो ये भी जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उन सब में बेनिफिशियल है। ये मांस धातु की वृद्धि करता है, यानी जिनको मसल्स बनानी है ना, पालक उनके लिए अच्छा है। मध यानी जो नशे की प्रॉब्लम है ना, किसी को कुछ खाने से नशा हो गया है तो उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। अब अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो अगर किसी की भी बॉडी में खून की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले दिमाग में पालक का ही नाम आता है कि खून बढ़ाना है तो पालक का सेवन करो। लेकिन इसमें भी बथुए और चौलाई की तरह ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। इसके अंदर भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूली के साग की। तो मूली का साग तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो अगर मूली का साग बिना भुना हुआ है, यानी आप सिर्फ बॉईल करके खा रहे हैं, तो वो कफ और पित्त दोनों दोषों को बढ़ाता है। तो जो भी अपने स्किन को ग्लो करने के लिए मूली का साग खा रहे हैं वो ध्यान दें कि बिना भुना हुआ ना खाएं।
यही दूसरी तरफ जो भुना हुआ मूली का साग होता है वो तीनों ही दोषों को यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर भी विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स तो ऑफ कोर्स होते ही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चने की साग की। तो चने का साग भी बहुत अच्छा लगता है, उसका तो सबसे ही अलग खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है। तो जो चने का साग है वो तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला, वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें भी आयरन तो होता ही है ऑफ कोर्स, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के होता है, साथ ही इसके अंदर भी मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अब साग की बात हो रही है तो सरसों के साग को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। सरसों का साग तो बड़ा फेवरेट होता है काफी लोगों का, मेरा भी फेवरेट है। मतलब जब भी हमारे घर में बथुए का साग बनता है ना तो कॉम्बिनेशन में बनता है, खाली बथुआ नहीं बनता, उसमें सरसों का साग भी ऐड किया जाता है। तो सरसों के साग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो सरसों का साग होता है जो कि हमारा इतना फेवरेट है, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जितने भी प्रकार के साग होते हैं उनमें सबसे हीन इसे माना गया है, सबसे ही कमतर गुणों वाला सरसों के साग को माना गया है। ये त्रिदोष कारक होता है, यानी वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों को इम्बैलेंस करने वाला होता है। पचने में भारी होता है, होठ पोटेंशी का होता है, ड्राइनेस लिए हुए होता है। जितने भी शाक हैं उनमें इसे निंदनीय माना गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमें इतना पसंद है तो बिल्कुल ही खाना छोड़ देंगे, लेकिन हाँ इसको हम लिमिट में खाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से वॉश करके, कुक करके और छौंक लगाकर ही खाएंगे, ताकि इसके जो भी अवगुण है उनको रिड्यूस किया जा सके और जो इसके न्यूट्रिशन है वो हमें मिल सके। जी हाँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हर चीज़ में ही होती है। तो अगर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें भी आयरन तो होता ही है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और डाइटरी फाइबर, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मटर की, क्योंकि सर्दियों में मटर बहुत ज़्यादा आती है। तो जो मटर होता है ना वो भी कोल्ड पोटेंसी का होता है। कोल्ड पोटेंसी का होने के कारण पित्त को और कफ को भी ये बैलेंस करता है, लेकिन ये वात को इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए जिनकी बॉडी में भी वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी बॉडी में किसी भी टाइप का पेन है, वो इसका लिमिटेशन में यूज़ करें। तो इसके अंदर भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गाजर की। तो गाजर का हलवा भी सबको पसंद है और सब्जियों में भी गाजर का इस्तेमाल होता है। तो जो गाजर है वो हॉट पोटेंसी का होता है, जी हाँ, तासीर में गर्म होता है। तो ये गर्म तासीर के कारण वात को और कफ को रिड्यूस करता है, लेकिन अगर हम इसका एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी के अंदर पित्त को बढ़ा सकता है। जी हाँ, अगर एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि अगर थोड़े से गाजर आप खाओगे तो बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो फिर बॉडी में पित्त को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर गाजर का हलवा खाते हैं क्योंकि वो घी में बना होता है तो वो पित्त को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जो घी होता है वो क्या करता है, पित्त को रिड्यूस करता है। इसी तरीके से अगर आप गाजर की सब्जी भी बनाते हैं ना, अगर उसे घी में बनाते हैं तो उसमें जो पित्त बढ़ाने वाली क्वालिटी है ना वो और भी रिड्यूस हो जाएगी। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो हम सभी को पता है कि जो गाजर है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि बीटा कैरोटीन फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आलू की। तो सर्दियों में नए आलू आते हैं जिन पे मिट्टी लगी रहती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आलू के क्या गुण हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के जो आलू हैं वो शीतल यानी कि कोल्ड पोटेंसी के होते हैं। तो चलिए गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ये आपकी बॉडी में पित्त को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये गुरु यानी पचने में हैवी होते हैं। देर से हजम होने वाले होने के साथ साथ ये रुक्ष होते हैं, यानी कि बॉडी में ड्राइनेस को यानी कि वात को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कोल्ड पोटेंसी के होने के कारण कफ को भी बढ़ा सकते हैं। ये बल कारक होते हैं, यानी कि बॉडी में बल की वृद्धि करते हैं। कुछ मात्रा में ये जठराग्नि यानी हमारे डाइजेस्टिव पावर को भी स्टिमुलेट करते हैं। अब क्योंकि ये कोल्ड पोटेंसी के हैं, इसी कारण ये रक्त पित्त यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में फायदेमंद होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आलू की कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो आलू जो है उसके अंदर फाइबर्स, पोटेशियम और विटामिन सी भी मिलता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में आयरन भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोभी की, लेकिन आयुर्वेद में गोभी का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जो गोभी है अगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके साथ इसके अंदर फॉलेट यानी विटामिन B9 भी होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम की साबित होगी।
हो सकता है कुछ वेजिटेबल्स छूट गई हों। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक और वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।